Hello everyone, my name is Ashwani Verma. I'm your English tutor and this is gonna be my first video lecture on YouTube. So if you guys like my video, try to support me by your likes, subscribes and shares. Thank you. So क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है एंड कहीं ना कहीं मैं आपको इंग्लिश ग्रामर की एंड इंग्लिश लिटरेचर की जो कि एकेडमिक सेशंस में हम पढ़ते हैं, ठीक है, 9th, 10th, 11th एंड 12th तक की कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा, ठीक है। मेरा फर्स्ट वीडियो होने के कारण कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि कुछ बेसिक टॉपिक्स, कुछ ऐसे टॉपिक पर बात की जाए जो कि कहीं ना कहीं भाई जहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ से भाई कोई भी बंदा, कोई भी स्टूडेंट अंग्रेजी ग्रामर सीखना स्टार्ट करता है, ठीक है। और ये इस वीडियोस के थ्रू कहीं ना कहीं सबको हेल्प मिल पाए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाइलिंगुअल होने की कोशिश करूँगा, कहीं ना कहीं द्विभाषी होने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आई होप यू विल लाइक इट। थैंक यू। आज हमारा जो चैप्टर है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हम सेंटेंस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सेंटेंस एक्चुअली में होता क्या है। सेंटेंस जिसको हिंदी में हम कहते हैं वाक्य, ठीक है। अब वाक्य हिंदी में आपने पढ़ रखा होगा कि भाई शब्दों का वह समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, ठीक है। हिंदी में तो हम जानते हैं, हिंदी में हमने पढ़ रखा है। इसको आज हम इंग्लिश में देखते हैं भाई कि इंग्लिश में क्या इसका डेफिनेशन होता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes complete sense is called a sentence। बात तो वही है कि a group of words मतलब शब्दों का समूह that makes complete sense जो कि पूर्ण अर्थ प्रकट करे is called a sentence, उसे हम क्या कहते हैं भाई, सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक बात कि ग्रुप ऑफ वर्ड रहेगा, कंप्लीट मीनिंग निकल के आएगी तो क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया कि ही इज इन मुंबई। मेरी राइटिंग थोड़ी सी डल ही है तो कोशिश करिएगा आगे कहीं कि आप उसको इग्नोर करें। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट, ओके। तो एक सेंटेंस मैंने लिखा यहाँ पर, ही इज इन मुंबई। अब देखते हैं कि ये सेंटेंस है कि नहीं है। भाई हमारे जो भी कहीं के पैरामीटर्स है सेंटेंस होने के लिए, उन पैरामीटर्स को ये फुलफिल करता है या नहीं करता है। तो भाई क्या क्या पैरामीटर्स हैं, सबसे पहले तो ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए और दूसरी बात क्या होनी चाहिए, उसकी एक कंप्लीट मीनिंग निकल के आनी चाहिए। तो भाई देखिए, ही इज इन मुंबई, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 4 वर्ड्स कहीं कहीं आए इसमें, बिल्कुल आए, ठीक है। अब कंप्लीट मीनिंग देखते हैं कि भाई ही इज इन मुंबई का मतलब क्या है कि वो मुंबई में है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है ही है, साथ में इसकी एक कंप्लीट मीनिंग भी है। दैट इज वाई ये क्या एग्जांपल बन सकता है, सेंटेंस का। यही क्या है, सेंटेंस है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब ये देखिए, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड बन गया। 1 2 3 4 वर्ड्स यूज किए मैंने, दैट इज वाई ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बिल्कुल है, ठीक है। और एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है कि नहीं निकलता, ये देखते हैं। तो राम इज प्लेइंग क्रिकेट का मतलब क्या होगा कि राम क्रिकेट खेल रहा है। तो जाहिर सी बात है इसकी भी एक कंप्लीट मीनिंग है, तो भाई इसे हम क्या बोलेंगे, एक सेंटेंस बोलेंगे। बात समझ में आया, ठीक है। कुछ और बातें मैं आपको बताता हूं कि भाई कुछ और पैरामीटर्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं। जैसे हमने अभी बताया आपको कि भाई जब ग्रुप ऑफ वर्ड रहेगा तभी वो सेंटेंस रहेगा, ठीक है। ये तो पक्की बात है, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस जो कि मैं आपके सामने बताता हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, एक सेंटेंस क्या, मैंने एक वर्ड लिखा यस, जिसका मतलब होता है हां, ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो वर्ड लिखा हुआ ये एक सेंटेंस है कि नहीं है, तो आपका रिप्लाई क्या जाएगा कि बिल्कुल ये सेंटेंस है। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि भाई सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन एक ही यहां पर वर्ड है तो ये सेंटेंस कैसे हो गया। तो ये सेंटेंस ऐसे हो गया कि इस वर्ड की अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है एंड ये वर्ड तुमने यस यूज किया, एक ही वर्ड यूज किया, बट इसके पीछे एक कंप्लीट सेंटेंस छिपा हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूं आपको, जैसे आपसे कोई भी पूछता है कि डू यू प्ले क्रिकेट, ठीक है, का मतलब क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। तो आप अगर खेलते होंगे तो आप रिप्लाई में क्या बोलेंगे, यस, यही बोलेंगे आप। तो भाई यस बोला आपने, लेकिन उसके पीछे की मीनिंग आपने क्या दी कि यस आई प्ले क्रिकेट। भाई हुआ तो पूरा उसमें कि हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूं, लेकिन चूंकि सिर्फ यस बोल करके काम चल गया इसलिए हमने भाई यस बोल करके काम चला लिया। एंड दैट इज वाई इसके पीछे कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड इंवॉल्व होता है। दैट इज वाई ये एक वर्ड भी क्या हो जाता है, सेंटेंस हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूं नो, नो क्या एक सेंटेंस है कि नहीं है। एक सिंगल वर्ड होने के बावजूद भी एक सेंटेंस है, जस्ट बिकॉज मैंने अभी बताया कि इसके पीछे, इसके बैकग्राउंड में कंप्लीट मीनिंग एग्जिस्ट करती है।
कि भाई जैसे वही सेम क्वेश्चन पर आते हैं, आपसे कोई पूछता है कि डू यू प्ले क्रिकेट, आप नहीं खेलते होंगे तो आप क्या बोलेंगे, नो। तो भाई आपने बोला नो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कंप्लीट मीनिंग इन्वॉल्व है कि नहीं इन्वॉल्व है, कि नो आई डोंट प्ले क्रिकेट। समझ आया आपको? तो ये कुछ सिंगल वर्ड्स क्या है, ये एक सेंटेंस हो जाते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? जैसे मैंने बोला स्टॉप, स्टॉप का मतलब रुको, ये एक सेंटेंस है कि नहीं है? बिल्कुल ये भी एक सेंटेंस है, क्योंकि इसके पीछे भी कंप्लीट मीनिंग है। एंड एक तरह का और समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस कैसे, देखिए स्टॉप क्या होता है, एक इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो एक वर्ड ही, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस है। कैसे? क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस एक मेन वर्ड से शुरू होता है, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। ये इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है ये सब मैं भी डिस्कस करूंगा, सेंटेंस का ही पार्ट है, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है मेन वर्ड से, और उसमें सब्जेक्ट जो होता है वो हिडन होता है। और जनरली नॉर्मली एक इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता क्या है, वो होता है यू। तो भाई यहां पर यू स्टॉप है, समझ आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन भाई हमने यू को यूज नहीं किया, जस्ट बिकॉज सिर्फ स्टॉप बोलने से ही हमारी कंप्लीट मीनिंग वहां पर कन्वे हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। समझ आ रहा नहीं आ रहा आपको? ठीक है। तो इस वजह से ये कुछ वर्ड्स जैसे कि यस हो गया, नो हो गया, स्टॉप हो गया, ये सब भी क्या है, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। समझ आया आपको? ठीक है, थैंक यू। अब आगे देखते हैं भाई, कुछ आगे बढ़ते हैं। भाई सेंटेंस तो हमने जान लिया, मूव करते हैं कि कितने टाइप होते हैं सेंटेंस के, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं। और आप जानते भी हैं कि कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं भाई, टोटल 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगर उन 5 के बारे में जिक्र करूं आपको, तो भाई 5 का नाम इस तरह से मैं बताता हूं, 1 2 3 4 एंड 5। तो पहला होता है जो, उसे कहते हैं हम असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है पहला? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा जो होता है, जो अभी मैंने जिक्र किया था आपके सामने, स्टॉप वर्ड जो बोला था मैंने, तो क्या बोला था मैंने कि वो इंपरेटिव सेंटेंस है। तो ये होता है इंपरेटिव सेंटेंस, जो कि थर्ड पार्ट होता है क्या, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ होता है जो, वो होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट क्या होता है आपका, वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि भाई सेंटेंस क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं? कंप्लीट 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। सीक्वेंस की बात करें तो असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब ये टाइप ऑफ सेंटेंस तो हो गए, ये तो हम जान गए कि 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, असर्टिव वगैरह ये वगैरह, ठीक है। लेकिन भाई अब असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, ऑप्टेटिव क्या होता है, इसको अलग अलग हमें जानना पड़ेगा कि भाई सेंटेंस के टाइप तो हैं, बट हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा सेंटेंस असर्टिव है, कौन सा इंटरोगेटिव है, कौन सा इंपरेटिव है, कौन सा जो रिमेनिंग वाले हैं वो है। समझ आ रहा आपको? ठीक है। तो अब बात करेंगे इन अलग अलग सेंटेंसेस के टाइप पर कि असर्टिव सेंटेंस एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। बात करते हैं आप असर्टिव सेंटेंस पर। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए 2 बहुत बेहतर यूजफुल तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका कि आप उस सेंटेंस की लिटरल मीनिंग जो आ रही है, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, सेंटेंस का जो सेंस है उसके थ्रू आप पहचान सकते हैं कि भाई एक गिवन सेंटेंस किस टाइप का है। दूसरा तरीका, स्ट्रक्चर के बिहाफ पर आप पहचान सकते हैं। और मैं कहीं ना कहीं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी सेंटेंस को पहचानने का जो तरीका है ना, आप फॉलो कीजिए स्ट्रक्चर वाला तरीका, क्योंकि मीनिंग वाले तरीका, सेंस वाले तरीके की हम बात करेंगे तो चीजें थोड़ी सी कभी कभी भाई मैनिपुलेट हो जाती हैं। बट अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा कि प्रॉपर सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप कभी भी किसी भी तरीके से डाउट नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो दोनों तरीकों पर बात करेंगे। देखिए असर्टिव सेंटेंस, इसको कई बार अफर्मेशन एंड निगेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्या होते हैं असर्टिव सेंटेंस? देखिए सबसे पहले तो भाई सेंस वाली बात पर हम समझते हैं कि सेंस के बिहाफ पर कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस है। तो एक असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो हमेशा ही एक कॉमन स्टेटमेंट की बात करता है। क्या बात करता है स्टूडेंट्स? एक कॉमन स्टेटमेंट की। मतलब कॉमन स्टेटमेंट का क्या है कि आपके मन में कोई भी बात आ रही है, कोई भी आइडिया, कोई भी थॉट आ रहा है,
सिंपल सा थॉट, और आपने उस थॉट को एक्सप्रेस कर दिया जनरल वे में, चाहे अफर्मेटिव में चाहे निगेटिव में, तो वही क्या बन जाएगा आपका असर्टिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिलहाल, तो अगर मुझे ये बात बतानी हो किसी को तो मैं क्या बोलूंगा कि आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स। समय रख नहीं आ रहा है, आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस मैंने बोल दिया। अब कैसे पता लगाएंगे कि असर्टिव है? तो मैंने क्या बोला कि कोई भी सेंटेंस असर्टिव तब होगा जब उसमें किसी कॉमन स्टेटमेंट की बात की जाएगी, एक जनरल से कथन की बात की जाएगी। तो मैं जनरली एक बात मैंने बोला कि नहीं बोला कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैंने क्या बताया, आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स। ये क्या हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस। अफर्मेटिव है तो भी, नेगेटिव है तो भी हो सकता है। अगर नेगेटिव में बात करना हो तो मैं क्या बोलूंगा कि आई एम, इसी में अगर मैं नॉट लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट टीचिंग माई स्टूडेंट्स, कि मैं अपने स्टूडेंट्स को नहीं बता रहा हूं। मतलब एक जनरल सी बात मैंने जो करी, समय आ रहा नहीं आ रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे हम। क्लियर हुआ? तो ये तो हुआ आपका मीनिंग के थ्रू, सेंस के थ्रू पहचानने का तरीका। मैंने बताया था कि ज्यादा फोकस्ड आप किस टॉपिक पर रहेंगे, किस चीज पर रहेंगे, आप स्ट्रक्चर पर रहेंगे, स्ट्रक्चर से पहचानेंगे कि गिवन सेंटेंस कौन सा है। तो असर्टिव सेंटेंस का देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, उसको पहचानिए स्ट्रक्चर के भी आप पर। दुनिया का कोई भी असर्टिव सेंटेंस होगा ना फ्रेंड्स, तो वो कैसे स्टार्ट होगा, हमेशा ही एक सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। कैसे स्टार्ट होगा? हमेशा एक सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आएगा, कोई ना कोई वर्ब आएगा। क्या आएगा? वर्ब आएगा। तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, उसके तुरंत बाद एक वर्ब आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। अब वर्ब क्या, वर्ब दो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। वर्ब में दो चीजें इंक्लूड हो सकती हैं, जैसा कि आप जानते भी हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब वो होता है स्टूडेंट्स जो कि मेन वर्ब की हेल्प करता है सेंटेंस में। जैसे डू, डज, इज, एम, आर, डिड, वाज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सब क्या कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। और मेन वर्ब क्या होता है, कोई भी एक्शन वर्ड, जो कोई एक्शन का मतलब कोई कार्य, तो ऐसा वर्ड जो किसी कार्य को कहीं ना कहीं भाई दर्शाए, उसी को हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। और एग्जांपल के तौर पर मैं कैसे बताऊं आपको कि भाई जैसे हमने बोला क्या, गो, तो ये एक एक्शन है कि नहीं है, जाना, क्या है, ये मेन वर्ब है। मैंने बोला कम, आना, एक एक्शन है, मेन वर्ब है ये। मैंने बोला टीच, पढ़ना, ठीक है, या पढ़ाना, तो ये क्या है, एक्शन वर्ड है, इसलिए क्या है, ये मेन वर्ब है। समय रख नहीं आ रहा है। मैंने बोला राइट, एक एक्शन है, तो ये क्या है, मेन वर्ब है। तो मैंने बोला कि असर्टिव सेंटेंस क्या होगा, जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, उसके तुरंत बाद एक वर्ब आए, और वर्ब का मतलब किसी भी फॉर्म में आ सकता है। वो हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में भी हो सकता है और वो मेन वर्ब के फॉर्म में भी हो सकता है। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं आपके सामने कि राम इज गोइंग देयर, ठीक है, ये एक सेंटेंस है, राम इज गोइंग देयर। अब हमें पता लगाना कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो भाई हम बताते हैं, मैं बताता हूं आपको कि ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। पहचाना कैसे हमने, पहले सेंस पर जाते हैं, सेंस वाला तरीका, कि एक जनरल सा स्टेटमेंट दिया गया होगा, तो राम इज गोइंग देयर एक जनरल सा स्टेटमेंट है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो ये क्या बन जाएगा, असर्टिव सेंटेंस। लेकिन दूसरा और सबसे अप्रोप्रिएट तरीका क्या होता है, स्ट्रक्चर के भी आप पर पहचानने का। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैंने क्या बताया था कि एक असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, उसके तुरंत बाद एक वर्ब आएगा। तो राम क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल है, और उसके तुरंत बाद एक वर्ब आया कि नहीं आया। मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है या मेन वर्ब भी हो सकता है। अब एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कुछ और। मैंने बोला राम सिंग्स अ सॉन्ग, राम सिंग्स अ सॉन्ग, तो ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ, उसके तुरंत बाद क्या आया, एक वर्ब आया। यहां पर हेल्पिंग वर्ब, यहां पर मेन वर्ब। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा आपको, ठीक है। तो सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद अगर वर्ब का कॉम्बिनेशन बने तो वही सेंटेंस क्या कहलाता है, आपका असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। ऑल क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, ठीक है, तो बात कर रहे थे हम सेंटेंस पर, असर्टिव पर। तो देखिए मैंने बोला ना कि भाई कोई भी सेंटेंस एक जनरल सा स्टेटमेंट हो तो वही क्या बन जाएगा, एक असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। एग्जांपल राम इज प्लेइंग क्रिकेट, एक कॉमन सी बात कही जा रही है, दैट इज वाई ये क्या है, एक असर्टिव सेंटेंस है। राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये भाई
एक ये भी एक जनरल सी स्टेटमेंट दी जा रही है कि भाई अगर खेल रहा है तो बोलेंगे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, नहीं खेल रहा है तो बोलेंगे राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ये ऐसा जो सेंटेंस हो गया। और स्ट्रक्चर के बिहाफ पर मैंने क्या बताया था कि जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो और उसके तुरंत बाद एक वर्ब है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, बस वर्ब का होना जरूरी है, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, ये कुछ बातें और मैं बता देता हूं आपको कि देखिए सब्जेक्ट और वर्ब की मैंने बात करी, तो ये एक चीज और क्लियर कर लीजिए कि दुनिया भर का कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड अगर सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना बिल्कुल कंपलसरी है, नेसेसरी है। अगर सब्जेक्ट एंड वर्ब में से कोई भी एक पार्ट अगर एब्सेंट है तो कभी भी सेंटेंस का काम नहीं कर सकता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब तो होना ही होना चाहिए। और वर्ब तो हम पहचान ही लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि या तो हेल्पिंग वर्ब या तो मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, ये सब होते हैं। और मेन वर्ब जो कि एक्शन वर्ड होते हैं, गो, ईट, कम, स्लीप, ठीक है, रन, ये सब। सब्जेक्ट क्या होता है ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि सब्जेक्ट एक्चुअली सब्जेक्ट को पहचानते कैसे हैं। देखिए किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका बात करता हूं मैं कि देखिए सेंटेंस में वर्ब रहेगा और अगर सेंटेंस में मेन वर्ब है, अगर समझ नहीं आ रहा तो बस आप ये देख लिए कि उस मेन वर्ब को परफॉर्म करने वाला कौन है, उस मेन वर्ब को करने वाला कौन है। क्योंकि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता, कर्ता का मतलब करने वाला। तो मेन वर्ब को जो परफॉर्म करता है, एक्शन वर्ड को जो परफॉर्म करता है, वो इस सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब इसमें मैं बोलूं राम इज प्लेइंग क्रिकेट, यहां पर काम क्या हो रहा है, प्लेइंग, खेलने का। एक्शन वर्ड तो ये है, इसको परफॉर्म कौन कर रहा है, राम। तो ये क्या बन जाएगा आपका, राम सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। या फिर एक और तरीका होता है, मैंने बोला राम इज अ डॉक्टर, ठीक है। तो इसमें तो देखिए मेन वर्ब तो है नहीं, समझ रहे, एक्शन वर्ड तो है नहीं, ठीक है। तो एक्शन वर्ड नहीं है तब हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई एक्शन वर्ड अगर रहता तो उसको परफॉर्म करने वाला जो होता वही सब्जेक्ट हो जाता, लेकिन एक्शन वर्ड ही नहीं है तो पता कैसे लगाएंगे। उसमें आप क्या करिए, आप सेंटेंस में क्वेश्चन करिए हु मतलब कौन, और कौन का जो आंसर मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे राम इज अ डॉक्टर, अब मैं बोलूं कि हु इज अ डॉक्टर, ऐसा तुरंत क्या निकल के आया, राम। तो राम क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये होता है आपका असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। और ये तरीका होता है आपको किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को पहचानने का। फिर से मैं रिपीट करता हूं, असर्टिव सेंटेंस क्या होगा, जो कि कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहने चाहिए, पहली बात तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए और एक जनरल स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया तरीका। और स्ट्रक्चर के बिहाफ पर कैसे पहचानेंगे, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके तुरंत बाद एक वर्ब आएगा। क्लियर, ठीक है। अब अपने सेकंड पॉइंट पर आता हूं मैं, सेकंड नंबर पर आता हूं, जो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं कि क्या होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अब क्या होता है इंटेरोगेटिव, तो दो तरीका, एक तो हम समझेंगे सेंस वाला, लिटरल मीनिंग वाला, और दूसरा स्ट्रक्चर वाला। तो पहला बहुत आसान है समझना कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन करने का काम किया जाए। क्या काम किया जाए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करने का, वही सेंटेंस क्या कहलाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पर, आर यू अ टीचर, मुझसे कोई क्वेश्चन कर सकता है कि नहीं कर सकता है कि आर यू अ टीचर, ये क्वेश्चन किया उसने मुझे, तो भाई ये क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मैंने पूछा कि वेयर आर यू गोइंग, मैंने क्वेश्चन किया कि नहीं किया कि तुम कहां जा रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा आपका, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। समझ नहीं आ रहा है, तो जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए वही इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। ये तो रहा सेंस वाला तरीका। दूसरा स्ट्रक्चर के बिहाफ पर समझना सबसे आसान है। तो देखिए स्ट्रक्चर के बिहाफ पर कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, दो तरीके के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। देखिए आप जानते होंगे दो तरीके के, एक हम कहते हैं यस नो टाइप इंटेरोगेटिव और एक को हम कहते हैं WH वर्ड टाइप इंटेरोगेटिव। तो दो अलग अलग तरीके का मतलब दो अलग अलग स्ट्रक्चर भी हमें मिलेगा। तो कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसा सेंटेंस होगा जब आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आए और उसके तुरंत बाद क्या है, सब्जेक्ट आए। यस नो टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं कि यस नो टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस शुरू कैसे होगा, हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और उसके तुरंत बाद क्या आएगा, एक सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा गाइस, सब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला कि भाई डू यू लाइक टू प्ले हॉकी। क्या मैंने बोला, डू यू लाइक टू प्ले हॉकी। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो ये क्या बन गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
क्यों बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस? पहली बात तो इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है, दूसरी बात स्ट्रक्चर हमारा जो चाहिए कि पहले हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट, वो स्ट्रक्चर भी फॉलो कर रहा है। डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट हॉकी, सॉरी डू यू लाइक टू प्ले हॉकी, मतलब क्या आप हॉकी खेलना पसंद करते हैं, क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए आप हेल्पिंग वर्ब, डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, पहले आया कि नहीं आया, उसके तुरंत बाद यू, सब्जेक्ट आया कि नहीं आया आपका, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन बनता है वही क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है WH वर्ड टाइप का। तो क्या ऐसा कोई सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो? क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं? मैंने बोला व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, विच, ये सब क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो कोई भी सेंटेंस अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो उसमें उसे भी हम क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, और वो सेकंड टाइप वाला इंटरोगेटिव रहेगा जिसे हम क्या कहते हैं, WH वर्ड टाइप इंटरोगेटिव या फिर रीजन टाइप इंटरोगेटिव। एग्जांपल के तौर पर लेता हूं मैंने बोला भाई देखिए क्या आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड और बाद में तो भाई यही स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, ये तो बेसिक तरीका ही है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस तुरंत उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके तुरंत बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। बात समझ आया कि नहीं आया सर? क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि भाई पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। क्लियर? एग्जांपल के तौर पर मैंने बोला वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग। तो भाई देखिए स्ट्रक्चर क्या बना, वेयर क्वेश्चन वर्ड है कि नहीं है, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आर हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है, उसके तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो यू यहां पर सब्जेक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये क्या बन गया आपका, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। एक जरूरी बात यह है कि भाई देखिए कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ चीजों को लेकर के। कुछ स्टूडेंट्स का कहना होता है कि भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। वो कहते हैं कि भाई लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। भाई इसी बात पर कहीं कहीं वो भाई कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं भाई, ये कोई तरीका थोड़ी होगा कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया तभी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस समझेंगे और नहीं आया तो नहीं समझेंगे। मैंने बोला कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने लिख दिया और मैं ये क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया, मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, तो क्या अभी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है? बिल्कुल है। बस एक गलती कर दी है मैंने कि भाई यहां पर फुल स्टॉप लगाया जबकि होना क्या चाहिए था यहां पर, क्वेश्चन मार्क। तो एक ये पॉइंट तो जरूर बनेगा कि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड होता है क्वेश्चन मार्क से, ये बिल्कुल नेसेसरी है। आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस को गलत माना जा सकता है। बट भाई आप ऐसा नहीं कहेंगे कि सिर्फ क्वेश्चन मार्क को देख करके ही आप इंटरोगेटिव मानेंगे। समझ नहीं आ रहा? हाँ लगना जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन मार्क पैरामीटर नहीं हो सकता पहचानने का। पैरामीटर क्या होगा कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन किया जाए और स्ट्रक्चर क्या बने, पहले हेल्पिंग वर्ब आए बाद में सब्जेक्ट आए। पहले टाइप वाले इंटरोगेटिव में, दूसरे वाले में क्या, पहले क्वेश्चन वर्ड आए उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद बाकी जो आपका मेन वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा एंड अदर पार्ट आएगा। इतना क्लियर हो गया आपको? कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला कि भाई, मैंने कोई भी सेंटेंस आप बोल लीजिए, मैंने बोला कि भाई इज ही अ टीचर, इज ही अ टीचर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है वरना गलत हो जाएगा। तो इज ही अ टीचर, क्या वह एक टीचर है, क्वेश्चन हुआ तो ये इंटरोगेटिव है। स्ट्रक्चर पर समझिए, इज हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है, बिल्कुल है। उसके तुरंत बाद एक सब्जेक्ट है कि नहीं है, ही बिल्कुल है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना कि नहीं बना, ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। दूसरे टाइप वाला इंटरोगेटिव होता तो क्या होता, मैंने बोला व्हाई इज ही अ टीचर, वह क्यों एक टीचर है। तो यहां पर भी हमारा भाई पैरामीटर कहीं ना कहीं भाई फुलफिल हो रहा है कि भाई क्वेश्चन वर्ड पहले आया, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आया और उसके बाद क्या आया, सब्जेक्ट आया। क्लियर हो गया? तो ये होगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? अब आते हैं थर्ड नंबर वाले पर, जो कि क्या होता है स्टूडेंट्स, इंपरेटिव सेंटेंस। मैं रिपीट करता हूं, क्या, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है उसको समझते हैं हम। ठीक है, देखिए सेंस वाली बात मैंने बताया, दो तरीका हमेशा, एक सेंस और एक स्ट्रक्चर। तो अगर सेंस वाली बात अगर करें हम, तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर की बात की जाए, जिसमें भाई रिक्वेस्ट की बात की जाए, ठीक है, जिसमें भाई आप किसी एडवाइस की बात करें, ठीक है, जिसमें सजेशन की बात की जाए, समय आ रहा कि नहीं आ रहा, वही क्या बन जाएगा, आपका इंपरेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें भाई ऑर्डर दिया जा रहा हो, रिक्वेस्ट किया जा रहा हो, एडवाइस दिया जा रहा हो, सजेशन दिया जा रहा हो, तो ये क्या बनेगा आपका, ये क्या होगा, एक इंपरेटिव सेंटेंस होगा। ये सेंस वाली बात। अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो स्ट्रक्चर के भी यहां पर हम चलते हैं।
तो देखिए भाई दूसरा तरीका स्ट्रक्चर, जैसे कि एक असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है उसके तुरंत बाद वर्ब आता है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसके तुरंत बाद एक सब्जेक्ट आता है, उसी तरह दुनिया का कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस अगर होगा तो हमेशा अपने मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से वो स्टार्ट होगा। क्लियर? कि एक ऐसा सेंटेंस जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल मैं समझाता हूं आपको। मैंने बोला कि भाई ओपन द डोर। क्या बोला मैंने? ओपन द डोर। अब अगर कोई पूछे कि किस टाइप का सेंटेंस है, पांचों में से भाई इसकी कैटेगरी कौन सी है, तो आप कैसे पता करेंगे कि इंपेरेटिव है? पहली बात तो भाई आप सेंस देख लेंगे। ओपन द डोर बोला जा रहा है का मतलब क्या है? कि भाई आप ऑर्डर दे रहे होंगे किसी को कि भाई दरवाजा खोलो, तो ऑर्डर अगर है सेंटेंस में तो इंपेरेटिव हुआ। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के भी आप पहचाना है। तो अब ये बताइए ओपन एक मेन वर्ब है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो मेन वर्ब से ही स्टार्ट होने वाला सेंटेंस क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। एग्जांपल और कुछ आगे लेके चलते हैं। मैंने बोला कि भाई क्लोज योर बुक। भाई क्या बोल दिया? क्लोज योर बुक। कैसे पहचानेंगे कि इंपेरेटिव है? पहली बात तो देखिए कुछ या तो ऑर्डर या तो एडवाइस या तो सजेशन, ठीक है, इस तरह की बात की जाएगी, या तो रिक्वेस्ट की, और या तो भाई स्ट्रक्चर पर समझेंगे। तो इसमें देखिए क्लोज योर बुक, ये शायद कोई किसी को एडवाइस या सजेशन दे सकता है कि अपनी किताब बंद कर लो, तो सेंस तो बिल्कुल हमारा निकल के आ रहा है इंपेरेटिव का। और भाई स्ट्रक्चर क्या है? क्लोज क्या है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है? तो ये क्या बन जाएगा? एक इंपेरेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो आपने जान लिया कि कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। लेकिन और भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा भी दूसरे वर्ड्स से स्टार्ट हो सकते हैं। जैसे आपने बोला ओपन द डोर, लेकिन अगर आपको मना करना, ये तो भाई आपने बोल दिया कि खोलो, अगर आपको मना करना हो कि दरवाजा मत खोलो तो आप क्या बोलेंगे? डोंट ओपन द डोर, आप यही बोलेंगे। बेशक आप यही बोलेंगे कि डोंट ओपन द डोर। अगर बोलना हो कि दरवाजा कभी मत खोलो तो आप क्या बोलेंगे? नेवर ओपन द डोर। ठीक है, तो मतलब क्या निकला कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर निगेटिव की बात करनी हो हमें, ठीक है, निगेटिविटी अगर दर्शानी हो तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे शुरू हो सकता है? या तो डोंट या नेवर से भी शुरू हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि भाई डोंट गो देयर, ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। डोंट गो देयर मैंने सजेशन दिया ना, एडवाइस दिया ना कि वहां मत जाओ, या तो ऑर्डर भी हो सकता है कि डोंट गो देयर, कुछ भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि किस सेंस में हम भाई इस स्पीच को दे रहे हैं। ठीक है, तो भाई लेकिन शुरुआत कैसे हुआ? डोंट से। मैंने बोला नेवर गो देयर, वहां पर कभी मत जाना। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? तो भाई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तो स्टार्ट हो ही सकता है, साथ ही साथ ये डोंट या नेवर से भी स्टार्ट हो सकता है। दूसरा तरीका हो गया हमारा इंपेरेटिव पहचानने का। अब तीसरा भी तरीका है। अगर उसी इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर आपके सामने रिक्वेस्ट किया गया हो तो क्या होगा भाई? आप बताइए। अगर रिक्वेस्ट किया गया होगा तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे प्लीज ओपन द डोर। क्या बोलेंगे आप? प्लीज ओपन द डोर। मतलब क्या निकल के आया कि भाई एक इंपेरेटिव सेंटेंस प्लीज से भी शुरू हो सकता है। ठीक है, या तो आप क्या बोलेंगे भाई? आप बोलेंगे कि भाई काइंडली ओपन द डोर। देखिए प्लीज और काइंडली लगभग एक ही मीनिंग है इसकी। इसका मतलब होता है भाई किसी से जब आप भाई निवेदन करते हैं, ठीक है, आप किसी से जब रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? काइंडली ओपन द डोर। तो भाई या तो प्लीज या काइंडली से भी रिक्वेस्ट करने की कंडीशन में आप प्लीज या काइंडली से स्टार्ट करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस को। तो तीन तरीके हो गए हमको पहचानने की कि एक इंपेरेटिव सेंटेंस या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो सकता है, या फिर वो नेगेटिव की बात करनी है तो डोंट या नेवर से शुरू हो सकता है, या फिर अगर रिक्वेस्ट की बात करनी हो तो प्लीज या काइंडली से शुरू हो सकता है। ये तीन तरीके। चौथा तरीका भी एक है इंपेरेटिव सेंटेंस को कहीं ना कहीं भाई एक्सप्रेस करने का। आपको पता होगा एक वर्ड होता है लेट। ठीक है, अब इस लेट वर्ड को आपने सुन रखा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा। इसकी मीनिंग जो होती है लिटरल वो ये होती है, लेट का मतलब होता है अनुमति देना या फिर लेना। लेट का क्या मतलब होगा? अनुमति देना या फिर लेना। तो एक ऐसा सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होता है वो भी किस कैटेगरी में जाता है स्टूडेंट्स? वो भी आपके इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में जाता है, क्योंकि लेट वाले सेंटेंसेस में हम क्या कर रहे होते हैं भाई? अलाउंस, सजेशन दे रहे होते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? एडवाइस दे रहे होते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूं आपको। मैंने बोला भाई लेट अस
देखो ऐसे बात करते हैं कि लेट अस गो फॉर अ मूवी, लेट अस गो फॉर अ मूवी। अब ये बताइए कि इंपरेटिव सेंटेंस है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि लेट क्या है? एक मेन वर्ब है जिसका मतलब होता है अनुमति देना या लेना। और मतलब क्या निकल के आया कि लेट अस गो फॉर अ मूवी, चलो मूवी देखने चलते हैं। सेंस भी निकल के आया हमारा, सजेशन दिया गया। आप किसी से बोल रहे हैं कि चलो देखने चलते हैं, तो आपने सजेस्ट किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। तो भाई सेंस तो निकल के आ ही रहा है, साथ में हमारा स्ट्रक्चर भी फुलफिल हो रहा है कि लेट से शुरू होने वाला सेंटेंस भी क्या होता है? इंपरेटिव होता है। और क्यों होता है? क्योंकि लेट भी क्या है? एक मेन वर्ब ही है। कैसे ट्रीट किया जाता है उसको? एक मेन वर्ब के तरीके से ट्रीट किया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, तीनों और चारों, एक्चुअली चारों तरीका अगर आपको चाहिए तो आप नोट भी कर सकते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने का तरीका पहला क्या होगा? हमेशा वो मेन वर्ब से स्टार्ट होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है। दूसरा तरीका, वो भाई अगर निगेटिव की बात करेगा तो डोंट या फिर नेवर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है? अगर भाई उसमें रिक्वेस्ट किया गया होगा तो प्लीज या फिर काइंडली से स्टार्ट हो सकता है, प्लीज या फिर काइंडली से। चौथा तरीका, भाई लेट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस भी क्या होता है? इंपरेटिव ही होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए, तो अभी आप समझ गए, असर्टिव समझ गए, इंट्रोगेटिव समझ गए और इंपरेटिव समझ गया। मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं। असर्टिव सेंटेंस क्या होगा? जो हमेशा एक सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, उसके तुरंत बाद एक वर्ब आए। इंट्रोगेटिव क्या होगा? जिसमें क्वेश्चन किया गया हो, और जो ऐसा सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आए और सब्जेक्ट बाद में आए, ठीक है। इंपरेटिव क्या होगा? सेंस की बात करते हैं तो उसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, ठीक है, इसकी बात की जाएगी। और भाई अगर स्ट्रक्चर के व्यापार समझना हो तो एक इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो सकता है, वो डोंट या नेवर से शुरू हो सकता है, वो प्लीज या काइंडली से शुरू हो सकता है, वो लेट से शुरू हो सकता है। तो इन सब वर्ड्स से शुरू होने वाले सेंटेंसेस हमेशा कौन से सेंटेंस होंगे? एक इंपरेटिव सेंटेंस होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? बिल्कुल क्लियर। अब फोर्थ नंबर, ठीक है, फोर्थ नंबर जो होता है वो होता है क्या? एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है भाई। इसको समझते हैं हम, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखिए, एक्सक्लामेटरी वर्ड बना एक्सक्लेमेशन से। एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज प्रदर्शित करना, कोई भी फीलिंग को प्रकट करना, एक्सक्लेम करना, ठीक है। किसी भी आपके मन में कोई भावनाएं आई, आपने उस भावनाओं को प्रकट किया, उसी को हम क्या कहते हैं भाई? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। कैसे पहचानेंगे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को? पहले तो सेंस वाली बात करेंगे कि भाई सेंस के बिहाफ पर हम पहचानेंगे, मीनिंग के बिहाफ पर। तो कौन सा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होगा? एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग कहीं की बात की जाएगी। आपके मन में कोई सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई और उस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग को आपने एक्सप्रेस कर दिया, तो वही सेंटेंस क्या बन जाएगा आपका? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग का मतलब क्या है? कि आप मान लो कहीं घूमने जा रहे हो, आपने कोई सीन देखा, आपको बहुत अच्छा लगा, समझ नहीं आ रहा, तो आपने कैसे उसे एक्सप्रेस किया? वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। तो अचानक से आपके अंदर भाव आया, ये अचानक से आपने उसे देखा, अचानक से भाव उत्पन्न हुआ, आपने उसको प्रकट कर दिया। स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी आपके अंदर कि आपने उसे प्रकट कर दिया। ये क्या हो जाएगा आपका? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे एग्जांपल, आप कोई क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, और आप उस मैच को जीत जाएं, तो आप क्या बोलोगे? हुर्रे वी वॉन द मैच। तो भाई आपने बोला हुर्रे वी वॉन द मैच, तो ये आपने अपने अंदर के स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं भाई डिजायर को एक्सप्रेस किया है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट को एक्सप्रेस किया है, इसलिए क्या बन गया? ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया। आपने बोला व्हाट अ प्लेस, ठीक है, वाओ व्हाट अ वंडरफुल मूवी, ठीक है, तो वही सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो आई आपने एक्सप्रेस किया, वही क्या बन गया? आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया। तो सेंस के भी आप पर तो आपने समझ लिया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होगा? सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को जो आप प्रकट करते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। मैं लिख भी देता हूं, सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ठीक है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से आते हैं हम अपने उसी पॉइंट पर कि भाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया कि भाई सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात करेगा, जैसे वाओ व्हाट अ वंडरफुल मूवी, व्हाट अ ग्रेट सीन, हुर्रे वी वॉन द मैच, ये सब, ठीक है। तो सेंस तो ये निकला आपका कि भाई आपने सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस किया, वही क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब स्ट्रक्चर के बिहाफ पर पहचाना जरूरी है, तो देखिए स्ट्रक्चर के बिहाफ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो अलग अलग तरीकों से यूज किए जाते हैं और दोनों हम समझेंगे, पहला तरीका और दूसरा तरीका, ठीक है। पहला तरीका जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानने का है, क्या है कि एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा कैसे स्टार्ट होगा
किसी न किसी इंटरजेक्शन से। कैसे स्टार्ट होगा स्टूडेंट? किसी न किसी इंटरजेक्शन से। इंटरजेक्शन तो आपको पता होगा ना भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपको पढ़ते हैं आप, उसमें 8th पार्ट जो होता है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड लास्ट में इंटरजेक्शन। तो वही लास्ट वाला पार्ट जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। बात समझ नहीं आया? तो कोई भी सेंटेंस अगर किसी इंटरजेक्शन से स्टार्ट हो रहा हो तो वो क्या बन जाएगा? एक्सक्लेमेटरी। अब उसको जानने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि इंटरजेक्शंस एक्चुअली में होते क्या हैं। तो बस वही वर्ड जो आपके अंदर के स्ट्रांग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, जब अपने अंदर की स्ट्रांग फीलिंग को आप एक्सप्रेस करते हैं तो उस समय जिन वर्ड्स का आप यूज करते हैं वही क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने कुछ देखा और आपको अच्छा लगा तो आपने क्या बोला? आपने वाव बोला कि नहीं बोला? ये क्या है? इंटरजेक्शन हो गया। अभी मैंने बताया कि हुर्रे वी वॉन द मैच, उसमें जो वर्ड था हुर्रे, भाई ये क्या दिखाया? आपके अंदर के हैप्पीनेस को, तो ये क्या बन गया? इंटरजेक्शन। भाई देखिए, अच्छी न्यूज है तो हम हुर्रे करके बोलते हैं, कोई अगर बुरी न्यूज है तो भाई उसके लिए हम क्या बोलते हैं? अलास। भाई कोई दुखद न्यूज है, उस दुखद न्यूज को आपको प्रकट करना है तो आप बोलेंगे अलास। तो अलास क्या हो गया? इंटरजेक्शन। तो जो भी वर्ड्स आपके स्ट्रांग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं वो इंटरजेक्शन होते हैं। जैसे वाव, हुर्रे, अलास, वेल डन, ओ माई गॉड, माई गॉड, गुड ग्रेसियस, पू, अग, ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। और इंटरजेक्शन से स्टार्ट होने वाले वर्ड क्या रहेंगे? हमेशा वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेंगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। मैंने बोला वाव, दिस इज अ नाइस फिल्म। तो आपने बोला क्या? वाव दिस इज अ नाइस फिल्म। ठीक है, तो वाव एक इंटरजेक्शन है कि नहीं है? आपके स्ट्रॉन्ग डिजायर को प्रकट करता है कि नहीं करता है? तो भाई एक्चुअली स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को प्रकट करता है कि नहीं करता है? तो क्या बन गया? एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपने बोला, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने बोला वेल डन, वेल डन। ठीक है, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। मैंने बोला वेल डन, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। तो भाई वेल डन कहीं कहीं भाई आपके स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड है कि नहीं है? सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड है कि नहीं है? वेल डन कोई अच्छा करता है तो आप वेल डन बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है। समझ में आ गया? ओ माई गॉड हाउ गुड दिस सीन इज। आप बोलते हैं ना आश्चर्य होकर के, ओ माई गॉड। समझ नहीं आ रहा? तो ये ओ माई गॉड भी क्या है? एक इंटरजेक्शन है और उससे स्टार्ट हुआ तो क्या बन जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, ये पहला तरीका इंटरजेक्शन से स्टार्ट होने वाला। और मैंने भी बताया था कि भाई दूसरा तरीका भी होगा। दूसरा तरीका भी एक होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को लिखने का। कौन सा? ऐसे सेंटेंस जो व्हाट एंड हाउ से शुरू होते हैं। व्हाट एंड हाउ से एक इंटरोगेटिव सेंटेंस भी शुरू होगा और व्हाट और हाउ से एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी शुरू होगा। तो इंटरोगेटिव वाले में उसमें क्या अंतर है? भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस में व्हाट और हाउ से शुरू होगा तो उसमें क्वेश्चन किया जा रहा होगा, और एक्सक्लेमेटरी में होगा तो अपने अंदर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस किया जा रहा होगा। जैसे मैंने बोला व्हाट अ नाइस फ्लावर, व्हाट अ नाइस फ्लावर दिस इज। समय नहीं आ रहा है? लास्ट में भाई क्या दिया हमने? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए ये भी जरूरी है। जैसे देखिए, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए जरूरी है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क से वो एंड हो, इसी तरह एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए जरूरी है कि लास्ट में क्या है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो हमने क्या बोला कि भाई क्या बोला हमने कि व्हाट अ नाइस फ्लावर दिस इज, कि कितना अच्छा फ्लावर है। व्हाट से शुरू हुआ? एक सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग को कहने का एक्सप्रेस किया इस सेंटेंस ने, तो क्या बन गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मैंने बोला हाउ गुड यू आर, हाउ गुड यू आर। समझ नहीं आ रहा है सर? स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है हाउ गुड यू आर? तो क्या बन जाएगा ये? भाई एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हाउ से शुरू हुआ और एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस किया। समझ नहीं आ रहा? अब देखिए एक स्ट्रक्चर वाला तरीका भी आप समझ सकते हैं कि इंट्रोगेटिव होता तो कैसे होता है, एक्सक्लेमेटरी होता कैसे। इंट्रोगेटिव होता तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले होता, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले होता। बट आप देखेंगे यहां पर सब्जेक्ट पहले आया है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आया है। यहां पर देखिए यू पहले आर बाद में, तो हेल्पिंग वर्ब बाद में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दैट इज वाई ये क्या है? एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो आई होप कि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा कि भाई क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मैं रिपीट करता हूं, एक ऐसा सेंटेंस जो किसी इंटरजेक्शन जैसे वाव, वेल डन, ओ माय गॉड, ठीक है, हुर्रे, अलास, ओ, आ, अगर इनसे शुरू हो तो क्या हो जाएगा? वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और दूसरा तरीका वो व्हाट और हाउ से भी शुरू हो सकता है, जिसमें क्या किया जाएगा? आपके अंदर के
कहीं ना कहीं सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? बिल्कुल सही, ठीक है। अब आते हैं भाई एक्सक्लेमेटरी, आप समझ गए। अब आते हैं भाई अपने फिफ्थ वाले पार्ट पर, जो होता है क्या, लास्ट पार्ट, जो होता है क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस। किसकी बात करने वाले हैं हम? ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। यहां भी दो तरीका, एक सेंस से समझेंगे और एक स्ट्रक्चर से समझेंगे। तो सेंस वाला तरीका कैसे हम अपनाएंगे, कैसे समझेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है? भाई देखिए, ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें भाई किसी विश की, किसी इच्छा की बात की जा रही हो, ठीक है, या किसी प्रे की, मतलब भगवान से प्रार्थना किया जा रहा हो, या फिर कर्स, कर्स का मतलब होता है श्राप देना, तो किसी को श्राप दिया जा रहा हो, या फिर ब्लेस, ठीक है, ब्लेसिंग, या फिर किसी को, ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद। देखिए मैं रिपीट करता हूं कि भाई ऐसा सेंटेंस जो कि जिसमें या तो विश की बात की जाए, कोई इच्छा जताई जाए, प्रे भगवान से कोई प्रार्थना की जाए, कर्स किसी को श्राप दिया जाए, ब्लेसिंग किसी को आशीर्वाद दिया जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये तो रहा भाई सेंस वाला तरीका। स्ट्रक्चर वाला तरीका, तो स्ट्रक्चर वाला तरीका ये है स्टूडेंट्स कि दुनिया के मोस्ट ऑफ द ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कैसे शुरू होते हैं? वो शुरू होते हैं मे से, ठीक है। और मे है क्या? मे एक हेल्पिंग वर्ब है, इतना आप जान लीजिए, ठीक है। मे एक हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो मे एक हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब से तो भाई इंटरोगेटिव भी शुरू होता है, हमने पहले देखा। और मे से ही मैं बता रहा हूं कि ऑप्टेटिव भी होता है। तो फर्क है, अगर मे से अगर वो इंटरोगेटिव होगा तो क्वेश्चन कर रहा होगा सेंटेंस में, अगर मे से शुरू होता है, अगर वो ऑप्टेटिव है, तो भाई इन कहीं कहीं किसी वर्ड्स का सेंस वो दे रहा होगा। या तो विश की जा रही होगी, या तो भगवान से प्रार्थना की जा रही होगी, या तो कर्स किसी को श्राप दिया जा रहा होगा, या तो ब्लेसिंग। मैं इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। जैसे मैंने बोला, एक सेंटेंस आप बोलते हैं, नॉर्मल लोग बोलते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। अब देखा आपने, सेंस पर समझिए आप कि भाई कैसा सेंटेंस है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान अपना आशीर्वाद तुम पर बनाए रखे। तो भाई ये कहीं ना कहीं भगवान से हमने प्रार्थना की कि नहीं, कि इच्छा जताई कि नहीं जताई कि भगवान अपना आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बनाए रखे। तो ये क्या बन गया? ऑप्टेटिव। और स्ट्रक्चर भी है भाई, मे से शुरू हो रहा है और क्वेश्चन तो किया नहीं जा रहा है इसमें, तो ये क्या बन जाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और जैसे कि एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से एंड होता है, उसी तरह एक ऑप्टेटिव सेंटेंस भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से ही एंड होता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? जैसे और एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला जैसे किसी से आपका झगड़ा हो गया, ठीक है, और आपने उसको बोल दिया क्या कि मे यू डाई सून। वैसे आप कभी ऐसा किसी को बोलिएगा मत, आई रिकमेंड इट, बट मैं जनरल कहीं कहीं स्टेटमेंट अगर ऐसा है भाई, सेंटेंस ऐसा तो समझा रहा हूं भाई, समझिए आप। कर्स है कि भाई मे यू डाई सून, कि भगवान करें तुम्हारी जल्द ही मृत्यु हो जाए। तो हमने कर्स किया कि नहीं किया? श्राप दिया कि नहीं दिया? और श्राप देने वाले सेंटेंसेस किस कैटेगरी में आते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कैटेगरी में आते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? मे से शुरू होते हैं, तो ये भी क्या बना? एक ऑप्टेटिव सेंटेंस ही बना। और मैंने अभी आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मे से स्टार्ट होंगे। ऐसा नहीं कि दुनिया के हर ऑप्टेटिव सेंटेंस में से ही स्टार्ट होंगे। समझ नहीं आ रहा? जैसे आप ऐसे बोल सकते हैं, मैंने बोला लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर। समझ नहीं आ रहा? लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर, तो क्या ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। भले ये में से स्टार्ट नहीं हो रहा, लेकिन सेंस तो पूरा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? भाई लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर का मतलब भगवान प्राइम मिनिस्टर की उम्र लंबी करे। भाई भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? समझ नहीं आ रहा? पे कर रहे हैं, तो भाई क्या बनेगा? ये ऑप्टेटिव सेंटेंस बनेगा। तो विद दिस आई होप कि आपको ये पांचों टाइप के जो सेंटेंसेस है क्लियर हो गए होंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पूरे कहीं कहीं जो भी हमारा वीडियो लेक्चर रहा, कहीं कहीं एक समरी के तौर पर मैं आपको बताता हूं। देखिए सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्द का समूह होना चाहिए और उसकी कंप्लीट मीनिंग भी निकलनी चाहिए। देखिए शब्दों का समूह है और अगर उसकी कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है का मतलब यह है कि वो सेंटेंस नहीं बन सकता। जैसे मैंने बोला, एक एग्जांपल के तौर पर मैं यहां पर समझाता हूं आपको। मैंने बोला कि दिस आर ही नो, दिस आर ही नो। अब देखिए दिस आर ही नो ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, 1 2 3 4 वर्ड भी है, ग्रुप में है, बिल्कुल है, लेकिन ये सेंटेंस है क्या? नहीं, क्योंकि कोई मीनिंग नहीं है। तो सेंटेंस होने के लिए दोनों चीजें होनी चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड भी होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग भी होनी चाहिए। आप समझ गए इतना, ठीक है। तो ये होता है सेंटेंस। और सेंटेंस होने के लिए कहीं ना कहीं क्या जरूरी है?
सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन पर ही कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि कौन सा गिवन सेंटेंस किस टाइप का है, क्योंकि सेंटेंस कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड है, 5 कैटेगरीज में। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है भाई, कोई जनरल सा स्टेटमेंट आप दें, उसे हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर के भी यहाँ पर क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, उसके तुरंत बाद एक वर्ब आए, वो असर्टिव। इंटरोगेटिव क्या होता है, ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन किए जाते हैं, वो इंटरोगेटिव कहलाएंगे। और भाई स्ट्रक्चर के भी यहाँ पर कैसे, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा एक हेल्पिंग वर्ड से शुरू होगा, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, या तो फिर वो किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, लेकिन सीक्वेंस फिर वही फॉलो करेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, ठीक है। ये इंटरोगेटिव रहा। इंपरेटिव क्या होता है, ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, कमांड, रिक्वेस्ट, इस तरह की बातें की जाए, भाई किसी को आज्ञा दिया जाए, किसी से रिक्वेस्ट किया जाए, निवेदन किया जाए, किसी को कोई सलाह सुझाव दिया जाए, वो इंपरेटिव कैटेगरी में आएंगे। स्ट्रक्चर की व्याप पर क्या होता है, 4 तरीके से यूज किए जाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। पहला, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस। या तो अगर उसको निगेटिव में बोला जाए तो वो डोंट या नेवर से भी शुरू हो सकता है। और अगर रिक्वेस्ट की बात की जाए तो इंपरेटिव सेंटेंस और कैसे शुरू हो सकता है भाई, प्लीज या काइंडली से भी शुरू हो सकता है, समझ नहीं आ रहा। और एक इंपरेटिव सेंटेंस लेट से भी शुरू हो सकता है, ये रहा इंपरेटिव। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, हमारे अंदर की स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस जब हम करते हैं जिस सेंटेंस में, तो वही सेंटेंस क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या तो किसी इंटरजेक्शन से शुरू हो सकता है, या फिर वो व्हाट या हाउ से शुरू हो सकता है, ठीक है। ये तो रहा स्ट्रक्चर। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें विश, प्रे, कर्स, ब्लेस, इस तरह की बात की जाएगी, भगवान से प्रार्थना की जाए, किसी को आशीर्वाद दिया जाए, किसी को श्राप दिया जाए, ठीक है। इस तरह के अगर कहीं कहीं मीनिंग निकलेगा तो क्या ऑप्टेटिव है। स्ट्रक्चर क्या है, मोस्ट ऑफ द इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, सॉरी मोस्ट ऑफ द ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे स्टार्ट होते हैं, मे से स्टार्ट होते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे ही डाई सून, समझ नहीं आ रहा, मे यू लिव लॉन्ग, समझ नहीं आ रहा, तो ये क्या बन गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस बन गया। समझ नहीं आ रहा। सब्जेक्ट और वर्ब का हमने जिक्र किया कि भाई वर्ब की अगर हम बात करें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन, तो वर्ब में दोनों वर्ब हो सकते हैं, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो मेन वर्ब हो। सब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब को परफॉर्म करने वाला जो वर्ड होता है सेंटेंस में, वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। उससे नहीं समझ में आ रहा तो सेंटेंस में आप हु का क्वेश्चन कर लीजिए, कौन का जो आंसर मिले वो क्या होगा, हमेशा सब्जेक्ट होगा। वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो अलग अलग फॉर्म में। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब चीजें होंगी। मेन वर्ब क्या हो गया आपका, क्या हो गया मेन वर्ब, मेन वर्ब एक्शन वर्ड जो होते हैं, गो, रन, ईट, स्लीप, टेक, गिव, ये सब मेन वर्ब में आते हैं, समझ नहीं आ रहा है। और हमने देखा कि ग्रुप ऑफ वर्ड वाले तो बनते ही बनते सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड है तो सेंटेंस बनेगा। कोई सिंगल वर्ड जैसे यस, नो, स्टॉप, ये सब भी एक सेंटेंस हो सकते हैं सेम टाइम पर, समझ नहीं आया। तो ये हमारा पूरा का पूरा कहीं ना कहीं रहा पूरा समरी, एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और अगर अच्छा लगा हो तो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थोड़ा सा आप सपोर्ट कर सकते हैं मुझे बाय योर लाइक्स, आप लाइक्स कर सकते हैं, मेरे चैनल को कहीं ना कहीं सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड मुझे कहीं ना कहीं भाई सपोर्ट कर सकते हैं इन सब तरीकों से, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। लेकिन जाने से पहले मैं कुछ सेंटेंसेस आपको दे रहा हूं, ठीक है, और आप फाइंड आउट करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो गिवन सेंटेंस मैंने दिया है वो किस टाइप के सेंटेंसेस हैं। ओके, थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, ये रहे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, कहने के आप इनको पढ़िए, आप इनको फाइंड आउट कीजिए कि जो गिवन सेंटेंसेस है किस टाइप के हैं, एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि भाई कौन से नंबर वाला सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस है, कि वो इंट्रोगेटिव है, कि कोई असर्टिव है, कौन सा इंपरेटिव है, कौन सा ऑप्टेटिव है, एंड कौन सा एक्सक्लेमेटरी है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।